जिन ग्रंथों में निरूपित था वे ग्रंथ या तो नष्ट हो गए, जिन व्यक्तियों के पास था वे व्यक्ति भी गुजर चुके, और उन्होंने अपने बाद वाली पीढ़ी को, नई पीढ़ी को वह ज्ञान दिया नहीं। उन्होंने देने का प्रयास किया तो नई पीढ़ी ने लिया नहीं, अथवा दोनों ही कदाचित परिस्थिति के कारण से हतबल थे कि वह ज्ञान हस्तांतरित हो नहीं सका और परंपरा Recording in खत्म progress. हो गई और आज तक हमारे पास वो पहुंची नहीं। इस प्रकार से ज्ञान परंपरा खंडित होने से कितनी हानि होती है, इसका हम अनुभव अभी कर रहे हैं। इतने वर्षों की परंपरा खंडित हो जाने के कारण से और दूसरी परंपरा लगभग स्थापित हो जाने के कारण से, रूढ़ हो जाने के कारण से आज आत्मविस्मृति का संकट निर्माण हुआ है। हम अपने आप को भूल गए हैं। केवल भूल ही नहीं गए, हम अपने आप को जानते भी नहीं हैं और हम अपने आप के बारे में अच्छा सोचते भी नहीं हैं। तो हमारी दृष्टि, हमारी सोच, हमारा व्यवहार परावलंबी बन गया है। दूसरों के प्रमाण से हम सारा व्यवहार करने लगे हैं। दूसरों के अनुकरण से हमारी सारी व्यवस्थाएं करने लगे हैं और दूसरे बताते हैं तभी हम हमारी बात को भी सही मानते हैं। ऐसे हम परावलंबी हो गए हैं। जीवन व्यवहार की छोटी छोटी बातों में तो हो ही गए हैं, परंतु ज्ञान क्षेत्र की बड़ी बड़ी बातों में भी हो गए हैं। हमारी सर्वसामान्य भाषा कैसे हो गई, अरे लोग क्या कहेंगे, वो क्या मेरे बारे में क्या मानेंगे। फिर हम बात बात में बोलते हैं नहीं, मेरा मानना ऐसा है, हो सकता है मैं गलत हूं, ये हो सकता है मैं गलत हूं। हम क्यों जोड़ते हैं? अगर इसकी संभावना है गलत होने की तो हम पहले ही खातिर क्यों नहीं कर लेते कि हाँ, हम हमारी इसके अनुसार सही होगा वही बोलेंगे। इतना विश्वास नहीं है तो हम अपने में स्थित नहीं है, हम अपने ऊपर ही भरोसा नहीं करते हैं। हमारा आत्मविश्वास ही बहुत कम हो गया है। तो लोग क्या कहेंगे, हाँ ये बात है कि लोग क्या कहेंगे ये हमको ध्यान में लेना ही चाहिए। लोगों ने भी सही कहना चाहिए, परंतु प्रारंभ होता है हम क्या कहते हैं इसके विषय में निश्चित होना। तो लोग क्या कहेंगे कि भाषा बोलते बोलते हम ये भूल गए हैं कि हम क्या कहते हैं, हमें क्या लगता है उसके बारे में हमने कोई स्वाध्याय ही नहीं किया होता। मैं ज्ञान क्षेत्र की बात कर रही हूँ। हमने स्वाध्याय ही नहीं किया होता, हमने अध्ययन ही नहीं किया होता, हमने चिंतन ही नहीं किया होता। अब हमारी शिक्षा पद्धति इसके लिए बहुत दोषपूर्ण है, ये बात सही है। तो हमने इसका भी विचार करना ही चाहिए। दोषपूर्ण कैसे हैं? तो पुस्तक में जो लिखा है वो तुम तो याद कर लो, और याद है वो ही ठीक से बता दो। ये बेस लाइन है हमारे पूरे अध्ययन प्रवृत्ति की, ये बेस लाइन है, पुस्तक में लिखा है, इसलिए वो बताना है। पुस्तक में लिखा है वो मुझे भी लगता है कि नहीं, इसकी परवाह हमारे शिक्षक भी नहीं करते, हमारा शिक्षा तंत्र भी नहीं करता और हम भी नहीं करते।
और छोटे होते हैं इसलिए ऐसा विचार भी नहीं आता। कभी कभी हमें क्या लगता है वो हमने बता भी दिया तो उसको बंद कर दिया जाता है, नहीं नहीं तुमको क्या लगता है वो बात छोड़ो, पुस्तक में क्या लिखा है वो बताओ। तो पुस्तक में जो लिखा है वह शिक्षक के लिए भी प्रमाण और छात्र के लिए भी प्रमाण, इसलिए हमारा सोचना तो बिल्कुल बंद ही हो गया। हमारा मानना, हमको क्या लगता है, हमारा अनुभव क्या कहता है, हमारी बुद्धि क्या कहती है, इसके ऊपर हमारा भरोसा ही नहीं, माने उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ऐसी स्थिति हमने निर्माण कर दी है। ये केवल प्राथमिक शालाओं में नहीं होता, ये यूनिवर्सिटीज में भी होता है। मुझे अभी याद आता है कि मेरी कलीग थी संस्कृत की प्राध्यापिका। तो एक बार किसी साहित्य कृति के बारे में जब विवेचन करना था तो मैंने कहा क्या हमारा आकलन क्या है वो हमको बताना चाहिए ना, हम प्राध्यापक है तो हमारा आकलन क्या है वो बताना चाहिए, और छात्रों का आकलन क्या हो रहा है वो भी देखना चाहिए और उनको भी प्रेरित करना चाहिए कि तुम क्या समझते हो बोलो, तुमको क्या लगता है बोलो। तो उसने बहुत प्रामाणिकता से कहा, मैंने शी वॉज क्वाइट सीरियस अबाउट इट और शी वॉज क्वाइट सिंसियर अबाउट इट। तो सिंसियरली और सीरियसली उसने कहा नहीं हम कैसे प्रमाण हो सकते हैं, हम तो कुछ भी बता दे। अब ये तो बड़ा सीरियस मामला है और बड़ा गंभीर मामला है कि हमारा आकलन हो ही नहीं सकता। अरे उस ग्रंथ के बारे में, उस साहित्य कृति के बारे में और किसी ने लिखा होगा, वो भी तो हमारे जैसा होगा। हो सकता है कि हमारे हमसे दो पग आगे हो, परंतु वो भी तो हमारी श्रेणी का है, तो भी हमेशा बोलते हैं। तो ये व्यक्तिगत स्तर से लेकर व्यापक स्तर पर पुस्तक को प्रमाण मानना या लिखी हुई बात को प्रमाण मानना, ये सार्वत्रिक मनस्थिति हो गई है। हम कभी कहते हैं ये कैसे कह रहे हो, अखबार में आया है, अखबार में आया मैंने मुद्रित जो लेख है वो प्रमाण हो गया, छपा हुआ है इसलिए प्रमाण। अब ये सारे ऐसे देखे जाए तो बड़े गंभीर प्रश्न हैं। ये जो व्यक्तिगत स्तर से शुरू हुआ वो हमारे ज्ञान क्षेत्र में संपूर्ण देश भर माने सर्वत्र व्याप्त है, और हम अपने आप की आपका विचार ही नहीं करते। तो विषय हमारा है हमारी दृष्टि से जगत को देखना। हम कहते हम जगत की दृष्टि से अपने आप को देखते हैं, और विशेष संदर्भ लें तो पश्चिमी विद्वानों की दृष्टि से हमारे ज्ञान क्षेत्र को देखते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। इसके कारण से हमें अनेक प्रश्नों के उत्तर ही नहीं मिलते। जैसे परसों हम कह रहे थे इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, हमें नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? हमने कभी उत्तर प्राप्त करने की जो परंपरा थी, जो पद्धति थी, इसको हमने भुला दिया, इसको हमने छोड़ दिया, इसका हमने त्याग कर दिया, उसकी हमने अवमानना कर दी। ये वास्तव में देखा जाए तो हीनता बोध के लक्षण है। हम कैसे सही हो सकते हैं, हम कैसे प्रमाण हो सकते हैं? फिर हम कहते अरे हम कुछ भी कहे वो नहीं मानते, तो हमारा हम कहते हैं लेकिन बच्चे नहीं मानते, हम कहते हैं लेकिन अभिभावक नहीं मानते, हम कहते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं मानती, हम कहते हैं लेकिन वो पाश्चात्य विद्वान नहीं मानते। वे जब इसको मानेंगे तब हम कहेंगे कि हाँ इसमें भी कोई दम है। हमारी बातों को प्रमाणित तो उनको करना होता है, और वे तो धड़ल्ले से करते हैं, वे नहीं चिंता करते। हम चिंता करते हैं और अपने ही ज्ञान की अवमानना करते हैं,
अपनी ही बुद्धि की अवमानना करते हैं, इतनी हद तक कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते। हमारी परंपरा ये कहती है ये नहीं करना चाहिए, कोई एक बात नहीं करनी चाहिए, हमारी परंपरा कहती है। नहीं, आजकल सब लोग करते हैं। ये ऐसी ऐसी भाषा आजकल सब लोग करते हैं। अरे जमाने के साथ रहो, ये और आगे जरा खतरनाक बात है, जमाने के साथ रहो। अब हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, युगानुकूल। वो युगानुकूल का दूसरी भाषा में कहे, शब्दों में कहे तो जमाने के अनुसार है। अब जमाने के अनुसार इस प्रयोग का हमने बहुत गलत अर्थघटन कर लिया। सब करते हैं वैसा करो। तो जमाने के साथ रहने के लिए लोग हमारी हमारी तरफ विशेष दृष्टि से न देखे, इसके लिए लोग हमको अपने में से ही एक माने, इसके लिए हम सिद्धांत को छोड़ने के लिए तैयार हैं, परंपरा को छोड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे शास्त्र जो कहते हैं वो भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसा हो जाता है। तो जमाने के अनुसार या युगानुकूल ये क्या होता है, किसको कहते हैं युगानुकूल? जमाने के अनुसार, जमाने के संबंध में दो तरह से विचार होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जमाने के अनुसार या देश काल परिस्थिति के अनुसार करनी होती है, बदलनी होती है। कुछ बातें ऐसी हैं जिसके अनुकूल जमाने को बदलना होता है। ऐसी दो बातें तो हमेशा रही हैं। जो शाश्वत हैं उसकी स्थापना के लिए, प्रतिष्ठा के लिए जमाने को बदलना होता है, और देश काल परिस्थिति के अनुसार जो बदलने लायक बातें हैं उनको देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलना होता है। उदाहरण के लिए, वस्त्र पहनना मनुष्यों के लिए शाश्वत है, सिद्धांत है, वस्त्र तो पहनने चाहिए। अब कोई कम्युनिस्ट यहां तक जाकर कहेगा कि क्यों, प्राणी तो वस्त्र नहीं पहनते, फिर हमने नहीं पहने तो क्या हो गया? हमको पसंद है बिना वस्त्र पहने नग्नावस्था में हम रास्ते पर भी जा सकते हैं। लोगों को नहीं देखना है तो अपनी आंखें बंद कर ले, या देखना है तो देखे। ऐसा कोई कम्युनिस्ट कह सकता है? तथाकथित पुरोगामी बुद्धिवादी लोग भी केवल तर्क के लिए भी कह सकते हैं, हाँ क्यों नहीं जा सकते, हमें यदि परवड़ता है तो हम जा सकते हैं। परंतु संस्कारी समाज शील रक्षण के लिए और देह रक्षण के लिए वस्त्र पहनना ये मनुष्य का एक लक्षण बताता है कि मनुष्य को वस्त्र तो पहनना चाहिए। हम ऐसे पशु नहीं हैं कि बिना वस्त्र से भी हमारी देह का भी रक्षण हो जाता है और शील का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो एक स्वीकृत बात है कि मनुष्य को वस्त्र तो पहनना चाहिए। अब ये स्वीकृत है, ये सिद्धांत है, ये शाश्वत है, तो पहनना चाहिए। लेकिन जो ठंड के दिनों में वस्त्र पहनते हैं वही हम मई मास की गर्मी में नहीं पहनते हैं। गर्मी में पहनते हैं, वो वर्षा में ठंड में नहीं पहनते हैं। तो काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हमने वस्त्र कैसे पहनना इसमें तो बदल किया। कहीं विवाह समारोह में जाना है तो हम जिस प्रकार से वस्त्रालंकार धारण करेंगे, वे किसी श्रद्धांजलि सभा में जाना है तो नहीं पहनेंगे। खेत में काम करते समय जो वस्त्र पहनते हैं वे ही घर में या आराम से बैठे हैं तब नहीं पहनेंगे। घर में बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, कीचड़ में नहीं जा रहे हैं, तब नहीं पहनेंगे। तो देश काल, मैंने ये तो बहुत बहुत सादा उदाहरण दिया कि देश काल परिस्थिति के अनुसार
कौन सी बात बदलती है और कौन सी नहीं बदलती है। ऐसा बड़े बड़े सिद्धांतों में, व्यवस्थाओं में भी होता है कि कुछ बातों में जमाने को बदलना है। मैंने आज यदि कोई कहने लगता है कि हम शील रक्षण की परवाह नहीं करते, हम तो अपने को पसंद है ऐसे वस्त्र पहनेंगे, तो फिर उनको ये सिखाने की आवश्यकता होती है कि समाज नाम की कोई चीज होती है, दूसरों की आंखों में नहीं चुभना, ये भी एक विनय होता है। और इसलिए हमको वस्त्रों पहनने में संस्कारिता भी दिखनी चाहिए। ये सिखाने की बात है कि नहीं, संस्कारिता को, शील को ये प्राधान्य देना चाहिए। और ये भी कभी भी कुछ भी पहनना ये भी नहीं हो सकता, ये बदलना चाहिए। परंतु वस्त्र नहीं पहनना ये तो नहीं हो सकता। तो कुछ बातें बदलती है, कुछ बातें नहीं बदलती हैं। ऐसा समस्त ज्ञान क्षेत्र में भी किसमें परिवर्तन करना और किसमें परिवर्तन नहीं करना, ये अपने विवेक से जानना होता है। ज्ञान के क्षेत्र में ये हमारा विवेक आज नहीं रहा है, और हम हीनता बोध के कारण से, जो अगर हम स्वस्थ होते तो ऐसा नहीं करते, हीनता बोध के कारण से यूरोप और अमेरिका के लोग कितनी भी उटपटांग बातें कहेंगे, कितने भी अनाड़ीपन के सिद्धांत बताएंगे, वो भी हम मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके अनुसार हमारे कानून बनते हैं, उसके अनुसार हमारी व्यवस्थाएं बनती हैं, उसके अनुसार हमारी रचनाएं बनने लगी हैं। इस बात को समझना चाहिए। तो ये ज्ञान क्षेत्र का विवेक बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए, हम कक्षा 1 से लेकर यूनिवर्सिटी स्तर तक समाज शास्त्र ये विषय पढ़ते हैं। अब आप जरा दृष्टिपात करिए, थोड़ा सा विचार करिए कि हम क्या क्या पढ़े हैं। उसमें एक बात भी ऐसी नहीं है जिसको लेकर हमारा समाज पिछड़ा है, हमारा समाज अंधश्रद्धा से ग्रस्त है, हमारे यहाँ स्त्रियों का शोषण होता है, हमारे यहाँ बच्चों को आज्ञा पालन करना पड़ता है, हमारे यहाँ शूद्रों को दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित ऐसा ही रखा गया है। जबकि ये शब्द तो हमारी डिक्शनरी में, शब्दकोश में कभी आए ही नहीं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सारे शब्द समाज क्षेत्र में आए हैं। तो शूद्रों को ब्राह्मणों ने बहुत पिछड़ी अवस्था में रखा है। हमारे यहाँ विधवा विवाह नहीं होने दिया जाता था, हमारे यहाँ स्त्रियों का ऐसा है, हमारे यहाँ पॉलीगेमी है, हमारे यहाँ सती प्रथा थी, हमारे यहाँ स्त्रियों की शिक्षा नहीं थी, वेदों का अधिकार ब्राह्मणों के अलावा और किसी को नहीं था। हम भारत जैसे गरीब देश में ये तो अनेक बार हमने सुना होगा। और आज भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत विकासशील देश है। किसने कहा? होंगे हम विकासशील या विकसित, लेकिन कहा किसने? अमेरिका ने कहा। माना क्यों? अरे हाँ, आज तो दुनिया मानती है। अरे दुनिया मानती है, आप क्यों मानते हैं? नहीं, वो तो मानना पड़ता है। किसने कहा मानना पड़ता है? हमारे आर्गुमेंट्स की परंपरा भी हीनता बोध से ही प्रेरित रहती हैं। अरे जीडीपी हमारा कम है, जीडीपी के आधार पर विकासशील और विकसित ऐसा कहा किसने? ये तो पागलों की बात है। किसने कहा? अरे WTO ने कहा। WTO कौन होता है? IMF ने कहा। वो कौन होता है? अमेरिका ने कहा। वो कौन होता है? यूरोप के सभी देशों ने माना है, तो वे मानेंगे, हम क्यों मानेंगे? ऐसा प्रश्न हमारे मन में नहीं आता है। एक इतना प्रश्न भी नहीं आता, विचार भी नहीं करते कि विश्व में सबसे अधिक आयु वाला देश
सबसे वैभवशाली और ज्ञानवान और संस्कारिता की परंपरा वाला देश अगर कोई है तो वो तो अपना देश है, वो भारत है। वी बिलोंग टू भारत, हमारी परंपरा है ऐसी। तो क्या ऐसे पिछड़ेपन से, अंधश्रद्धा से और एक दूसरे का शोषण करने वाली व्यवस्था से क्या कोई 10,000 वर्ष तक समृद्ध, संपन्न, सुसंस्कृत अवस्था में जी सकता है? केवल उतना ही। हमको नहीं मालूम हमारी परंपरा क्या है, हमको नहीं मालूम हमारे शास्त्र क्या है, हमको नहीं मालूम हमारी समाज व्यवस्था कैसी है। लेकिन ये प्रश्न तो हो सकता है ना कि अगर ऐसी कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होती तो हम इतने हजारों वर्षों तक कैसे सस्टेन कर पाते? तो जरा लेट अस थिंक अबाउट इट, लेट अस नो अबाउट इट। कुछ तो जानते हैं कि ये क्या है। अरे अमेरिका 500 वर्षों में तो अभी नष्ट भ्रष्ट हो जाने के कगार पर आ गया और हम उसको प्रमाण मानते हैं। आत्मग्लानि की तो बात छोड़ो, हमको ये प्रश्न ही नहीं आता। तो हमारी सारी यूनिवर्सिटी, सरकार, ज्ञान क्षेत्र, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग सब नहीं, वो नहीं मानते ना। अंग्रेजी में डिस्कोर्स होना चाहिए, हमको अंग्रेजी जानने वाले लोगों के पास जाना जाना है, उनको भी देना है। अरे वो नहीं मानते तो नहीं मानते, उनको यदि हम क्या कह रहे हैं वो समझना है तो हिंदी सीखेंगे और आएंगे हमारे पास। हम नहीं बोलेंगे अंग्रेजी, ऐसा नहीं कहते। अरे उस समय तो कैसी लूली लंगड़ी ऐसी दलीलें करने लगते हैं, नहीं भाषा के नाते तो सारी भाषाएं समान है, हमको अंग्रेजी सीखने में क्या आपत्ति है? अरे हमको भी सारी दुनिया का विचार करना चाहिए ना, अपने ज्ञान को पहुंचाना चाहिए ना। ये ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं, ये सारे हीनता बोध के लक्षण है। और हीनता बोध के कारण से सारी अच्छी अच्छी बातें सब ऐसी दुर्बल हो जाती हैं, उनका कोई मूल्य नहीं रहता और हम दब जाते हैं। उसके बाद हमारा विवेक नष्ट होता है, उसके बाद हमारा स्वाध्याय, हमारा अध्ययन, हमारी ज्ञान क्षेत्र की तपश्चर्या, इसका कोई मूल्य नहीं रहता है। जिस दिन हम कहेंगे कि जिसको भी हमारे साथ व्यापार करना है, जिसको भी हमारे साथ बात करनी है, वो हिंदी सीखेंगे और बोलेंगे तो आएंगे, तब हम बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसा जिस दिन हम कहेंगे उसके दूसरे ही दिन अमेरिकन, यूरोपियन सारी यूनिवर्सिटीज में हिंदी डिपार्टमेंट शुरू हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हम अंग्रेजी माध्यम में केजी से शिक्षा शुरू करेंगे। तो ये इंग्लिश इज नो प्रॉब्लम, अमेरिका इज नो प्रॉब्लम। मैं भी अभी अंग्रेजी बोल ही रही हूँ। इंग्लिश इज नो प्रॉब्लम, अमेरिका इज नो प्रॉब्लम, यूरोप इज नो प्रॉब्लम, वी आर द प्रॉब्लम। क्या हमारी बुद्धि पर, हमारे मनस्थिति पर, हमारी मूल्यों पर, हमारे ज्ञान पर हमारा ही विश्वास नहीं है। हम कहते हैं ऐसा क्या है कि हम ही सही हो सकते हैं? दुनिया में भी उनके पास भी अच्छा ज्ञान होगा, सही ज्ञान होगा, हाँ होगा ना। जो आत्मविश्वास से व्यवहार करते हैं, उन्होंने ऋग्वेद में कहा है, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संपूर्ण विश्व से शुभ विचार, कल्याणकारी बातें हमारे पास आए, माने हम उनका स्वीकार करेंगे। हमारी तो दृष्टि ही ऑल इंक्लूसिव है। हम पराकोटि के सहिष्णु लोग हैं, हम सबका स्वीकार करते हैं, हम सबका भला चाहते हैं। ऐसे लोग एक्सक्लूसिव, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ऐसा कहने वाले हैं ही नहीं। लेकिन हम अपने आप को छोड़कर बाकी का ही सब आ जाए,
ऐसे हम लोग कभी नहीं रहे हैं। वयम अमृतस्य पुत्राः, ऐसा हमारे वेद वेद की ही घोषणा है। तो ये हम न रहकर फिर सारी दुनिया का स्वीकार करने जाएंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए ज्ञान क्षेत्र में हमारी दृष्टि से, भारत की दृष्टि से क्रिश्चियनिटी का मूल्यांकन करो, भारत की दृष्टि से इस्लाम का मूल्यांकन करो। शांति और भाईचारे का न्याय प्रिय धर्म इस्लाम कहाँ से आया? हम बोलते हैं, बस बोलने के लिए बोल लिया। और आतंकवादी है ऐसा कहने में इतना घबरा जाते हैं, ऐसा नहीं होता कभी। तो हम हमारी दृष्टि से, माने भारतीय दृष्टि से अमेरिकन अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों का मूल्यांकन करो, समाज व्यवस्था का मूल्यांकन करो, राज्य व्यवस्था का मूल्यांकन करो, शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन करो, कुटुंब व्यवस्था का मूल्यांकन करो और अभिप्राय बनाओ। ये कैसी अनाड़ी असंस्कृत व्यवस्था है कि कुटुंब व्यवस्था के बारे में इनको कुछ पता ही नहीं है। ये तो अज्ञानियों की बात हुई, ये तो असंस्कारी लोगों की बात हुई। इतने निर्बुद्ध लोग हैं, उनको कुटुंब व्यवस्था का क्या महत्व है और संबंध किसको कहते हैं, इसका सही आधार भी इनके पास नहीं है। ऐसा मूल्यांकन करने के बाद अरे बेचारे अनाड़ी हैं, अरे बेचारे कितने दुखी हो रहे हैं, इनको समझता ही नहीं है कि किस कारण से दुखी हो रहे हैं। चलो उनको भी सहायता करो, दया करो, करुणा से हमारा हृदय भर जाए। ये तो सही दृष्टि है जगत के प्रति देखने की, पाश्चात्यों के प्रति देखने की भी। इसको छोड़कर अरे वे क्या कहेंगे, नहीं आजकल तो ऐसा ही होता है, अरे अमेरिका नंबर 1 है, दुनिया भर के सारे देश नंबर 1 होंगे, भारत को छोड़कर इतने हम गिर गए। ऐसी स्थिति आज हमारी ज्ञान क्षेत्र में हो गई है। फ्रॉम डे 1 हम इसी लाइन पर हमारी शिक्षा की शुरुआत होती है, हमारे अनुसंधान की होती है, हमारे प्रगत एडवांस्ड स्टडीज की होती है, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसे चलते हैं, हमारे प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इस पर ही चलता है, आईआईएम इसके ऊपर ही चलता है, हमारी नीतियां ऐसे ही बनती हैं। मजबूरी कहाँ है, अज्ञान कहाँ है और स्वबोध का अभाव कहाँ है, इसकी भेद रेखा हमको नहीं मालूम पड़ती। ऐसा बुद्धि विभ्रम, हीनता बोध और बुद्धि विभ्रम, ऐसी स्थिति हमारी हो गई है। चिंता इस बात की करनी है, कितनी पुस्तकें पढ़ी और कितने शास्त्र का अध्ययन किया ये दूसरे नंबर की बात है। ज्ञान क्षेत्र के बारे में हमारा हीनता बोध, उसका त्याग करना चाहिए, स्वबोध जागृत करना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, हमारे ही ज्ञान परंपरा में हमारी श्रद्धा बननी चाहिए और उसके प्रतिष्ठा के लिए हम कुछ भी करेंगे, ऐसा निश्चय होने के बाद उसको ज्ञान निष्ठा कहते हैं। ज्ञान निष्ठा किसको कहते हैं? ज्ञान की प्रतिष्ठा के लिए, भारतीय ज्ञान की प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, इसको ज्ञान निष्ठा कहते हैं। ज्ञान निष्ठा नहीं है और हम ज्ञान संपादन कर रहे हैं, वो तो हमारा स्वार्थ हुआ, हम अपने लिए कर रहे हैं। फिर वो स्वांत सुखाय से लेकर पैसा कमाने तक का या ज्ञानवान होने तक का कोई भी किसी भी स्तर का स्वार्थ हो सकता है। हम ज्ञान की चिंता नहीं कर रहे हैं, हमारी चिंता कर रहे हैं। तो ज्ञान निष्ठ बने बिना इन सारी बातों का विचार करना, ये तो आधार के बिना ही बाकी सारे भवन की चिंता करने जैसा है। आधार तो पक्का होना चाहिए। तो ये सारी बातें एक दूसरे में ऐसी उलझ गई हैं, इनको जरा सही करना, ज्ञाननिष्ठ होना, स्वबोध होना,
आत्मविश्वास भी होना और अपनी दृष्टि विकसित होना। अपनी दृष्टि इतिहास ने सही सिद्ध की है, इसलिए उसमें विश्वास करना, ये सारे ज्ञान क्षेत्र को ठीक करने के लिए हमारे स्वयं के साथ जुड़े हुए आयाम हैं। हम इनके बारे में विचार करेंगे। अभी यहीं पर रुकते हैं। रोज की तरह म्यूट करके साथ में शांति पाठ और प्रश्न अभिप्राय भेज सकते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। ये क्या समझ हुआ? प्रणाम ताई। नमस्ते ताई। प्रणाम प्रणाम ताई। प्रणाम।